नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रॉलेट एक्ट 1919, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या था ये कानून, क्यों भारतीयों ने इसका विरोध किया और कैसे यह घटना आगे चलकर बड़े आंदोलन का कारण बनी। चलिए इसे आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रॉलेट एक्ट का परिचय, आखिर ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, रॉलेट एक्ट होता क्या है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आज मैं समझाऊंगा कि जिंदगी भर, ये तो गारंटी लेता हूं, जिंदगी भर तुम रॉलेट एक्ट से सवाल तो कभी कोई भी एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। तो रॉलेट एक्ट कोई एक एक्ट नहीं था। क्या था? रॉलेट एक्ट कोई एक एक्ट नहीं था, बल्कि एक आयोग गठित किया था सरकार ने। कब आयोग गठित किया था? तो एक आयोग गठित किया था। कब किया था? याद रखिएगा आप लोग, 10 दिसंबर 1917। पहले आप इसकी पृष्ठभूमि को समझिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब पृष्ठभूमि आप लोग समझ जाइएगा तो आसान से तुम लोग टॉपिक को कवर कर सकते हो, फिर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने अभी क्या बताया कि यह एक आयोग गठित किया गया था सरकार ने, यानी ब्रिटिशर्स ने एक आयोग गठित किया था। और वो आयोग कब गठित किया था? तो 10 दिसंबर 1917 को एक आयोग गठित किया था। अब आसान आसान चीज, आसान एकदम लैंग्वेज में आप समझिए इस चीजों को। देखिए क्या क्या घटनाएं हुई थी। आयोग गठित किया था। आयोग गठित जो किया था वो किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठित किया था। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई आयोग बनता है तो आयोग का एक कोई मुखिया होता है। मुखिया कहने का मतलब कोई एक अध्यक्ष होता है। आयोग का एक अध्यक्ष होता है और बहुत सारे इसके सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे भाई? तो याद रखिएगा, सर सिडनी रॉलेट, जिनका बड़ा सा फोटो तुम लोग देख रहे हो, यही थे। कौन थे? सर सिडनी सिडनी रॉलेट। नाम याद रखिए, बार बार दोहराइए, दोहराओ जब मैं बोल रहा हूं। रॉलेट एक्ट एक के पहले सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, याद नाम रखिए गए, ये अध्यक्ष थे। इनके इस आयोग के कुछ क्या थे? सदस्य भी थे। इस आयोग के कुछ सदस्य भी थे, ये भी नाम याद रखने का है, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे आजकल के तुम लोग एकदम ऊपर ऊपर भागते हो कि भाई एग्जाम में ऐसे ऐसे पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, पास हो जाओ। भाई लटक जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि ये 10 से 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो है हमारा रॉलेट एक्ट इतना कवर हो जाएगा कि इससे एक भी सवाल तुम्हारे छूटने वाले नहीं है। तो सदस्य कौन थे? बेसिल स्कॉट थे। एक नाम आता है बेसिल स्कॉट का। बेसिल स्कॉट इसके सदस्य थे। दूसरा नाम आता है वॉने वॉने लावर्ड। वॉने लावर्ड। तीसरा नाम आता है कुमार स्वामी शास्त्री। कौन आते हैं? कुमार स्वामी शास्त्री। ये हमारे क्या थे? इसके सदस्य थे। और एक और सदस्य थे प्रभात चंद्र। प्रभात चंद्र प्रभात चंद्र, ठीक है, मिश्र। तो याद रखना ये कि हमारा जो ये आयोग बना था, रॉलेट एक्ट का आयोग बना था, कब बना था? 10 दिसंबर 1917 को बना था। इसका आयोग का गठन किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे? तो बेसिल स्कॉट, वॉने लावर्ड, कुमार स्वामी शास्त्री और प्रभात चंद्र मिश्र इसके सदस्य थे। बात ये आती है कि आयोग गठन किस लिए किया गया था और क्या कारण था। अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि आयोग ब्रिटिश सरकार ने गठन किया तो उसके पीछे का क्या कारण था। अब ये हम यहाँ पे कारण देखने वाले, क्यों किया गया इस आयोग का जो गठन है, वो इस आयोग का गठन ही क्यों किया गया। देखो ध्यान से सुनना।
जब से बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय से हमारे गर्मपंथी विचारधारा, देखो जब बंगाल विभाजन के समय क्या था कि कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, गर्मपंथी और नरमपंथी। गर्मपंथी वो लोग थे जो मार धाड़ में विश्वास करते थे कि भाई चुपचाप बैठने से नहीं होगा, सीधे लाओ गोली मारेंगे, कहानी खत्म करो, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा मेरे सामने। और जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि नहीं, हम मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग करते रहें, उससे काम हमारा जो बात है वो अंग्रेज माने। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय दो पार्ट में बट गया था, गर्मपंथी और नरमपंथी। तो जो गर्मपंथी लोग थे वो तो क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय हमारे जो गर्मपंथी विचारधारा थी, लोग बढ़ रहे थे, साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही थी। क्रांतिकारी गतिविधियां वो गतिविधियां होती है कि जो लोग सीधे सीधे कम हमला करते हैं, तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही थी। तो इसका उद्देश्य था कि उस क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना, यानी इस आयोग का काम था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है, जो गर्मपंथी बढ़ा रहे हैं, जो क्रांतिकारी बढ़ा रहे हैं, उसको क्या करना, रोकना। उसको क्या करना, रोकना। यहां तक क्लियर हो गया बात। तो क्रांतिकारी आंदोलन उनकी गतिविधियों, उनके संयंत्रों को पता लगाकर उसे दबाना, कौन, ये आयोग का काम बोला गया। फिर बोला गया कि ये आयोग क्या करेगी, एक कानूनी सुझाव देगी ताकि ऐसा क्या कानून बनाए ताकि इसे रोक सके। आयोग क्या होती है, आयोग कोई कानून नहीं होता, आयोग बनाया जाता है कि इसकी रिपोर्ट सरकार को दे कि सरकार इसके आगे क्या काम करे। तो यही आयोग के कहने पर सरकार ने रॉलेट एक्ट यानी काला कानून बनाया था। तो इस आयोग का क्या क्या कहना था वो हम अब लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा से ध्यान से देखना बातों को, देखो ध्यान से। मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा बच्चों, तुम लोग कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो आयोग ने क्या बोला, आयोग ने पहला पॉइंट ये दिया कि आयोग ने बोला कि हमें कानून क्यों बनाना चाहिए। यहां पे आता है कि हमें कानून क्यों बनाना चाहिए, या फिर पूछता है इस आयोग ने बोला कि क्या कारण ऐसा है जिससे हमें कानून को बनाना चाहिए। तो क्यों या कारण, यानी क्या कारण है। तो पहला कारण ये बोला गया कि क्रांतिकारी 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 आंदोलन आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना। इसका एक चीज ये बताया गया कि क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए पहला ये बात बोली गई। दूसरी बात ये बोली गई कि कानूनी सुझाव देना, कानूनी सुझाव देना। क्या कानूनी सुझाव देना कि भाई आप, आयोग को बोला गया आप ऐसा कानूनी सुझाव दे कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसे हम इस सारी चीजों को रोक सके। तो इस कारण से आयोग ने बताया कि हमें एक कानून की जरूरत है। समझ में आ गया बात, क्या कानून की जरूरत है। तब हम बात आते हैं, अब एक और पॉइंट यहां पे चल रहा था कि इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला था, याद रखना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध इससे रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसके लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ये बात नहीं जानोगे तो एक्ट को नहीं समझोगे। बस थोड़ा सा ही समझना है इसमें। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वो कब चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब हम बात करते हैं, जब ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे तो पुराना भारतीय रक्षा कानून उस समय समाप्त हो रहा था। देखिए पुराना भारतीय रक्षा कानून समाप्त होने का मतलब क्या है, ये याद रखिएगा। पुराना रक्षा कानून 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 समाप्त हो रहा था, समाप्त हो रहा था, समाप्त हो रहा था। पुराना रक्षा कानून का मतलब था कुछ ऐसा कानून, वो उसमें अभी नहीं जाना है आप लोगों को। तो अंग्रेजों को लगा कि एक ऐसा रक्षा कानून जो समाप्त हो रहा है, तो मुझे तो एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा ना, ताकि इन लोगों को मैं दबा कर रखूं। तो ये कारण था, ये भी एक कारण था। पुराना रक्षा कानून क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट कब आई, यानी कि मैंने बोला आयोग का गठन कब किया गया। आयोग ने बोला कि क्यों हमें एक कानून बनाना चाहिए, तो आयोग ने रिपोर्ट दिया। आयोग ने क्या किया, रिपोर्ट दिया। इसकी रिपोर्ट कब आई, तो याद रखिएगा इसकी जो आयोग की रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, 10 अप्रैल
यानी 10 अप्रैल 1918 को इस आयोग का क्या आया, हमारा रिपोर्ट आया। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो ये भारतीय क्रांतिकारी हैं या जो देशभक्त हैं, उनकी नकारात्मक छवि बताई गई इस रिपोर्ट में। यानी ये रिपोर्ट जो आया, इसमें पहला पॉइंट ये बोला गया, याद रखिएगा, भारतीय क्रांतिकारी देशभक्त, देशभक्त। पहला पॉइंट ये बताया गया कि नकारात्मक बताया गया। नकारात्मक का मतलब बोला गया कि ये भाई हमारे देश में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे ही मानते थे, बोलते थे कि ये देश में क्या कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भारतीय क्रांतिकारी देशभक्त लोग हैं, यानी खून खराबे कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसी चीजें यहां पे बताई गई, नकारात्मक। ठीक है, यानी पहला पॉइंट ये रिपोर्ट में दिया। कौन सा रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, यही जो आयोग गठन हुआ था, आयोग ने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पहला चीज उन्होंने बताया कि भारतीय क्रांतिकारी देशभक्त के बारे में इन्होंने नकारात्मक चीजें बताई। दूसरी चीजें इन्होंने बताई, पुराने कानून की जगह नया कानून लागू होना चाहिए। यानी पुराना जो रक्षा कानून था वो समाप्त हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने बोला कि पुराना कानून की जगह नए कानून, ठीक है, पुराने कानून की जगह नए कानून लागू हो। दूसरा चीज ये बताया इन्होंने। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि स्थायी परिवर्तन हो, जिससे कि राजनीतिक आंदोलन को भी कमजोर किया जाए। स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कुछ ऐसा हम लोग करें कि जो हमारे क्रांतिकारी देशभक्त हैं वो कभी भी उठ ना पाए। यानी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, स्थायी परिवर्तन करना चाहिए, यानी कुछ ऐसा लागू करना चाहिए कि लोग डर जाएं ऐसे परिवर्तन से। तो ये सारी चीजें आयोग के रिपोर्ट में बताई गई। कौन कौन सा चीज बताई गई, भारतीय क्रांतिकारी देशभक्त के बारे में नकारात्मक यानी नेगेटिव चीजें बताई गई। पुराना जो लॉ था, पुराना जो कानून था, उसके जगह पर न्यू कानून बनाए गए, यानी परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी परिवर्तन के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान सुनना बात को, इस रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया। कब, याद रखना, जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919, याद रखना, 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया। और इसी अधिनियम का जो नाम था, वो था अराजक, ये ध्यान में देना, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून। अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून, यही आगे जाकर रॉलेट एक्ट कहलाया। तो सबसे पहले याद रखना, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पास किया गया, और इस अधिनियम में एक नाम दिया गया, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून का नाम सामने आया। और इसके अंदर जो प्रावधान थे, यानी जो अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून थे, ये क्या था, याद रखना, इसी को आगे चलकर हमने रॉलेट एक्ट कहा। क्या कहा, रॉलेट एक्ट कहा। यहां रॉलेट की स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, रॉलेट एक्ट, इसी का नाम रॉलेट एक्ट का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है। तो रॉलेट एक्ट का जो दूसरा नाम है अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून है, जो कि बहुत कम बच्चे जानते हैं और यहीं पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून कब पास किया गया, तो 18 मार्च 1919 के अधिनियम में पास किया गया। रॉलेट एक्ट को एक ऐसा कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया। क्या लागू किया, ठीक है, यह ध्यान में हमें रखना है।
अब आगे हम बढ़ते हैं। इस कानून के अनुसार देखो, अब रॉलेट एक्ट था तो इस कानून के अनुसार क्या क्या चीजें लोगों के लिए प्रतिबंधित की गई, यानी लोगों के लिए लागू किया गया। ध्यान से सुनना इस चीजों को। पहला चीज ये बोला गया इसमें, जो प्रावधान था, मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, यानी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, यानी अगर जो बोल दे कि तुम पे संदेह है तो सीधे उठा के जेल में ले जाएगा। ना तो तुम्हारे लिए कोई वकील होगा, ना तो कोई जज होगा, यानी वो कहां ले जाके तुम्हें सजा सुनाएंगे इसका कोई भी अता पता नहीं था इस एक्ट में, यानी सीधे संदेह के आधार पर तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। पहला पॉइंट ये बताया गया। दूसरा बोला गया, गुप्त अदालत में उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहां पे? गुप्त अदालत में, यानी गुप्त अदालत का मतलब समझ रहे हो, कहां ले जाएगा पता नहीं, वो अदालत है कि घर है, कहां है भाई। तो गुप्त अदालत में उस पर कार्रवाई, गुप्त अदालत में क्या होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब मिस्टर ए नाम का एक आदमी है जो बाहर बैठा हुआ है, वो किसी को देख रहा है और अंग्रेज को लगा कि वो गलती, इसका कुछ गलती है, तो सीधे इसको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने के बाद इसकी एक नहीं सुनेंगे और आसपास के लोगों को का भी एक भी नहीं सुनेंगे, और गुप्त अदालत में इसको पेश किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा थी। और सजा देना, यानी कार्रवाई करना और उसे क्या कर देना, सजा देना। ये ऐसी चीजें थी भाई रॉलेट एक्ट में। तीसरी चीजें, कोई भी विधिक सहायता ना देना, कोई भी विधिक सहायता का मतलब क्या होता है, सहायता ना देना। विधिक सहायता का मतलब होता है रुपया पैसा, वकील से, अपनों से मिलना, यानी सब चीजों पर रोक लगा दी जाएगी, यानी तुम्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा, यानी बिना सबूत के गिरफ्तारी हो सकती थी। कोर्ट में अपील का अधिकार भी नहीं था। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। यही था रॉलेट एक्ट में, यानी इसके कानून में यही सारी चीजें थी। तो समझ में आया बात? अभी मैं जो समझा रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो रॉलेट एक्ट का प्रावधान समझ गया, बिना वारंटी के गिरफ्तारी, बिना मुकदमा जेल, प्रेस पर रोक। एक चीज और इसमें लगाया गया था, प्रेस पर रोक, प्रेस पर रोक, यानी कोई भी प्रेस अपना काम नहीं कर सकती थी, प्रेस पर रोक। न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं थी यहां पे, यानी न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं थी यहां पे। हम बात करते हैं यहां पे जो न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं थी, तो हम बात करते हैं यहां पे न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं थी, उचित प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं थी। तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा था कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या चीजें हुई। और जब ऐसी चीजें हुई तो इसी कानून को हम काला कानून कहते हैं। इसी कानून को हम क्या बोलते हैं, काला कानून कहते हैं। और ये जो काला कानून है वो किसने कहा था, एग्जाम में पूछता है, काला कानून किसने कहा था? तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जिन्ना ने कहा था काला कानून। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले कौन थे? ऑप्शन देगा, क्या मारोगे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें क्या थी, गांधी जी ने कहा। अब एक वर्ड और आता है कि काला कानून किसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। एक चीज और बोला, नो अपील, नो वकील, और नो दलील, नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अधिनियम कब आया? अधिनियम का जो नाम था वो अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध कानून था। इसका और एक दूसरा नाम रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट का भी इसका नाम ये है। काला कानून, इसको रॉलेट एक्ट का काला कानून किसने कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। गांधी जी ने क्या कहा? नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसमें ना तो कोई अपील कर सकता है, ना तो कोई वकील कर सकता है, ना तो अपनी दलीलें दे सकता है। तो क्लियर हो गया है बात यहां पे। चलिए
जब क्लियर हो गया बात, देखिए अब मोहम्मद अली जिन्ना की बात आती है। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मुस्लिम लीडर के रूप में नहीं थे, एक राष्ट्रवादी लीडर के रूप में थे, ठीक है ना। राष्ट्रवादी लीडर का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में समझौता हो गया था। तो उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या काम कर रहे थे, एक राष्ट्रवादी लीडर के रूप में काम कर रहे थे। बाद में वो फिर मुस्लिम लीडर के रूप में उभरे। तो उस समय जिन्ना इंपीरियल काउंसिल के सदस्य थे। कभी कभी ये भी पूछता है कि इस समय जो जिन्ना थे वो क्या थे, तो इंपीरियल काउंसिल के सदस्य थे। इंपीरियल काउंसिल के क्या थे, काउंसिल के सदस्य थे जिन्ना, ठीक है। इंपीरियल काउंसिल के सदस्य थे और इन्होंने इस पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था रॉलेट एक्ट के लागू होने के बाद। तो पूछता है कभी कभी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अपने किस पद से यानी किस सदस्य से इस्तीफा दिया था, तो इंपीरियल काउंसिल के जो सदस्य थे उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। अब बात आई, गांधी जी ने इसके विरोध में भारत व्यापी सत्याग्रह की बात की। क्या की, भारत व्यापी सत्याग्रह की बात की। देखो उस समय की बात क्या है कि कारण क्या था, कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध से समस्या थी। सबसे पहले भारतीयों को क्या क्या सामना करना पड़ रहा था उस समय, तो पहली बात है कि प्रथम विश्व युद्ध से समस्या थी, से क्या थी, समस्या थी, प्रथम विश्व युद्ध से समस्या थी। दूसरा 1819 में क्या हुआ था, 1819 में अकाल भी पड़ा था, का अकाल 1819 का मतलब है 2018-2019 में क्या पड़ा था, 1918-1919 में क्या पड़ा था, अकाल भी पड़ा था। एक ऊपर से ये कानून, गांधी जी क्या करते भाई, एक ये कानून तो कानून थे, तो ये सारी चीजों को देखकर गांधी जी ने क्या किया कि सत्याग्रह की बात की। किसकी बात की, सत्याग्रह की बात की, यानी कि भारत व्यापी सत्याग्रह। भारत व्यापी, कोई एक क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में उन्होंने सत्याग्रह की बात की। जब इस सत्याग्रह की बात की तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था, याद रखिएगा इसे। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जब सत्याग्रह, गांधी जी ने इस सत्याग्रह की बात की, किसने बात की थी भाई, तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह की बात की थी। तो एनी बेसेंट, किसने, एनी बेसेंट ने कहा कि गांधी जी क्या है, राजनीतिक बच्चा है। क्या है, राजनीतिक बच्चा है। तो ये पूछता है राजनीतिक बच्चा किसने कहा था, तो एनी बेसेंट ने कहा था। क्यों कहा था, तो गांधी जी ने भारत व्यापी सत्याग्रह की बात की थी, उसी समय एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा रॉलेट एक्ट की वजह से ही असहयोग आंदोलन ने जन्म दिया। अब असहयोग आंदोलन की बात जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहां पे अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो आंदोलन को कैसे चलाया जाए, भाई सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने तो चालू कर दिया, तो इसको कैसे चलाया जाए, ठीक है ना। तो 24 फरवरी 1919 की बात है। कब बात है, याद रखिएगा, 24 फरवरी 1919 की बात है, ठीक है। 24 फरवरी 1919 की बात है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में सत्याग्रह सभा बनाई। अब बच्चे कंफ्यूज यहां पे हो रहे हैं कि सर ये तो बाद में आया, 18 मार्च को अधिनियम आया, तो गांधी जी को कैसे पता चल गया कि इन्होंने अपना पास्ट में ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो भाई जब अधिनियम, देखो यहां पे जब मैंने पढ़ाया था कि जब आयोग बना था तो आयोग 1917 में ही बना था। तो जब आयोग का जो अधिनियम यानी कि जो रीजन आने वाला था, तो गांधी जी को पता पहले ही चल चुका था, क्योंकि बातें बाहर आने लगती है। जब बातें बाहर आने लगती है तो उसके पहले ही गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को कहां पे, साबरमती आश्रम में सत्याग्रह सभा बुलाई थी। कहां पे, साबरमती आश्रम में साबरमती आश्रम में क्या बुलाई थी, सत्याग्रह सभा बुलाई।
ठीक है, यहां पे इन्होंने क्या बुलाई, सत्याग्रह की सभा बुलाई, ठीक है, सभा बनाई और बुलाई। सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे, यहां पे गांधी जी थे। अध्यक्ष कौन थे सत्याग्रह सभा के, तो ये याद रखिएगा, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गांधी जी थे। अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे। और सदस्य कौन थे, सदस्य कौन थे ये पूछता है यहां पे, तो याद रखिएगा सदस्य में दो लोग का नाम आता है, शंकर लाल बैंकर, शंकर लाल बैंकर, और दूसरे सदस्य थे सोमानी, ऐसे याद रखिए बस इतना, सोमानी। तो अब याद रखिएगा 24 फरवरी 1919 को गांधी जी साबरमती आश्रम में सत्याग्रह सभा को बुलाते हैं, और इस सत्याग्रह सभा के जो अध्यक्ष खुद गांधी जी रहते हैं, और इसके जो मेन सदस्य दो थे, शंकर लाल बैंकर थे और सोमानी थे। ये बात यहां से ध्यान में रखना है। और एक नाम और याद रखिएगा यहां पे, डीडी सांबे, डीडी सांबे ये भी थे, ठीक है। ये लोग क्या थे, सदस्य थे, और गांधी जी क्या थे, अध्यक्ष थे। अब देखिए ध्यान से, इस सत्याग्रह सदस्यों ने 30 मार्च को हड़ताल की तिथि घोषित की थी। ये सारे जो लोग बने, अब बैठ के प्लानिंग करते हैं ये लोग कि भाई क्या करना चाहिए, तो सब लोगों ने बोला 30 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, 30 मार्च को हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ वजहों से ये जो हड़ताल की डेट है वो स्थगित की जाती है, और इस हड़ताल को बढ़ाकर 6 अप्रैल का डेट कर दिया जाता है। यानी कि 30 अप्रैल के बाद इस हड़ताल को कब किया जाता है, 6 अप्रैल की डेट कर दी जाती है। अब देखो इसी समय दो इंपॉर्टेंट और लोग आते हैं। इसी समय डॉक्टर सत्यपाल, पहला कौन, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा कौन होते हैं भाई हमारे, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, किचलू। ये दोनों गांधी जी से मिले। कहां से आए ये दोनों भाई, तो पंजाब से आए। कहां से आए, पंजाब से आया। किससे दोनों आके मिले, किससे दोनों आके मिले, गांधी जी से आके मिले, गांधी जी से आकर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गया कि साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, सत्याग्रह सभा बुलाई गई, वहां पे अध्यक्ष ये थे, सदस्य ये थे, वहां पे हड़ताल की घोषणा की गई। उसके बाद हड़ताल की डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, और उसी समय दो महत्वपूर्ण लोग जो पंजाब से गांधी जी से मिलने आते हैं, जिन दोनों का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम है सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है। गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हो गए। यहां से गांधी जी कहां चल जाते हैं, पंजाब के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है पलवल स्टेशन। कहां पे, पलवल, जो कि हरियाणा में है। पलवल स्टेशन पर इन्हें रोककर अंग्रेज रोककर वापस बोलते हैं कि नहीं, तुम पंजाब नहीं जा सकते हो, इसके अलावा तुमको जहां जाना है जाओ, दिल्ली जाना है दिल्ली जाओ, मुंबई जाना है मुंबई जाओ, कोलकाता जाना है कोलकाता जाओ, लेकिन हम आपको पंजाब में एंटर करने नहीं देंगे। और महात्मा गांधी को वापस भेज दिया जाता है दूसरे जगह। 9 अप्रैल को याद रखिएगा, 9 अप्रैल के दिन ही रामनवमी था। क्या था, राम नवमी था, नवमी, राम नवमी था। इस रामनवमी में हिंदू प्लस मुस्लिम ने एक साथ एकता का परिचय दिया, जिससे कि अंग्रेज देखकर हक्के बक्के रह गए। इन्होंने कहा कि बाप रे बाप, अब तो बड़ा दिक्कत होगा। इन्होंने एकता बना ली है तो आगे चलकर हमारे लिए क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी और उठाकर इन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भेज दिया जाता है। अब क्या होता है कि घटना 10 अप्रैल की घटना 10 अप्रैल को क्या होता है कि इन दोनों को, किन दोनों को, सत्यपाल और दूसरा नाम क्या था, किचलू, सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार कर हिमाचल प्रदेश के तहत, मतलब
किसके लिए, किसके तहत गिरफ्तार किया जाता है भाई, तो रॉलेट एक्ट के तहत। अभी मैंने समझाया रॉलेट एक्ट का कानून क्या था, यानी संदेह के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर कर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, कहां पे, धर्मशाला भेज दिया जाता है इन दोनों को, ठीक है। इसी के विरोध में हजारों लोगों ने 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन अमृतसर में किया। कहां किया, 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन, 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन कहां पे किया, अमृतसर में किया, अमृतसर में किया, ठीक है ना। तो अमृतसर का उस समय पंजाब का जो गवर्नर थे वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे माइकल ओ डायर थे, और उन्होंने आर डायर को अमृतसर का प्रभारी बना दिया। देखो ध्यान से, अब ये जो कहानी होगी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ मूव करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट है वो मिलता जुलता एक पार्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। लेकिन मैं इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया तुम लोगों को कि रॉलेट एक्ट था क्या, लेकिन इसका प्रभाव कहां तक पड़ा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन रॉलेट एक्ट के बारे में यहां पे क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि रॉलेट एक्ट के प्रावधान क्या थे। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना मुकदमा के जेल, प्रेस पर रोक, पूरे भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरुआत किया, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1919 में देश भर में हड़ताल हुई। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता और भड़क गई, और जब भड़क गई तो लोग सड़कों पर आ गए, और उसी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जन्म दिया, जिससे एक दुखद परिणाम सामने आए। तो यहां तक क्लियर हो गया। रॉलेट एक्ट की बातें मैंने बता दी, सारी चीजें बता दी, तो आप लोगों को अब यहां पे प्रॉब्लम रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं होगा। और भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है जो कि आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं उलूल जुलूल नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वही पढ़ाऊंगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं जलियांवाला बाग पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक तो जरूर करना, और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।